यूजीसी नेट हिंदी सब्जेक्ट में तैयारी करने वाले अधिकतर विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन रहता है कि मैम हम रामचंद्र शुक्ल का इतिहास क्यों पढ़ें, क्या पढ़ना ज़रूरी है ये रामचंद्र का इतिहास। तो साथियों, मैं आप सभी के इस प्रश्न का ही जवाब इस वीडियो में देना चाहती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएं कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत सारे नोट्स आप परचेज करते हैं, ठीक है, बट यदि आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे शिक्षक बने, अच्छे प्रोफेसर बने, अच्छे शिक्षक बने, तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है या फिर डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है या रामचंद्र तिवारी का इतिहास है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास है, ये इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि ये ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकें हैं। बाकी जो आप पढ़ते हैं, नोट्स किसी के परचेज करते हैं या आप सरस्वती पांडे को पढ़ते हैं या फिर दृष्टि पब्लिकेशन को पढ़ते हैं, तो दृष्टि पब्लिकेशन हो या फिर सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पुस्तक हो, अभी जो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि मैम आपने क्वेश्चन पेपर देखा था क्या, कितने क्वेश्चन क्लेम हुए हैं। तो साथियों, जो क्लेम का क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप प्रामाणिक पुस्तक से ही क्लेम कर सकते हैं, उसी को मान्य माना जाएगा। अगर आप कहो कि हम सरस्वती पांडे या गोविंद पांडे की पुस्तक से क्लेम कर दें तो वो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। ठीक है, और दूसरी बात रही तो बिल्कुल बेसिक से अगर आपको चीज़ें जाननी है और आपको पता है कि अभी जो क्वेश्चन पेपर बना था इतना तो मैंने देख लिया कि वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए और आप लोग जो है डीपली पढ़ते रहे, आप जो है उपन्यास हैं, जो नाटक हैं, जो कहानियाँ हैं, आप वो रटते रहे। ठीक है, आपने बेसिक पे इतना ध्यान नहीं दिया, और जब आप बेसिक पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर कैसे आप अच्छा कर पाओगे। तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हो या फिर डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास हो, उसमें आप आदिकाल को समझते हो, भक्ति काल को समझते हो, रीतिकाल को समझते हो, आधुनिक काल को समझते हो, कैसे मतलब प्रोग्रेस होती है आदिकाल से आधुनिक काल तक की, कैसे कैसे हिंदी साहित्य का इतिहास बदलता है, आदिकाल में कैसे अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है, आदिकाल के कौन कौन से मुख्य कवि हैं, फिर आपका भक्ति काल कैसे आता है, फिर जो है आपका रीतिकाल कैसे आता है, रीतिकाल में कौन कौन से कवि हैं, या भक्ति काल किन किन चरणों में किन किन भागों में बांटा गया है, जैसे आपका सगुण है या निर्गुण है। ठीक है, सगुण में कौन कौन से रचनाकार आते हैं, कौन कौन से कवि आते हैं, निर्गुण में कौन आते हैं, राम भक्ति काव्यधारा में कौन आता है, कृष्ण काव्यधारा में कौन आता है, या फिर रीतिकाल जो है वो कैसे आया है, और फिर रीतिकाल जो है उसमें उसके कितने भाग किए गए हैं। जैसे रीतिकाल में आपका रीति सिद्ध हो गया, रीति मुक्त हो गया, रीतिबद्ध हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आपका जो है आधुनिक काल कैसे आया है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी, ये आपको बेसिक पढ़ना होगा और बेसिक समझना होगा, तभी आप एक योग्य टीचर बनेंगे। जैसे मैं आप सभी को बताती हूँ ना, और बहुत सारे लोग कॉपी कर लेते हैं ऐसी चीज़ों को। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ मोटिवेशन के लिए पढ़ती हूँ, और मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो। देखिए, अगर आपने एक रास्ता चुन लिया है, आपने एक उद्देश्य बना लिया है कि आपको प्रतियोगी परीक्षा जो है क्वालिफाई करना है, ठीक है, इसका फाइट करना है, तो आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी होंगी, एडवांस चीज़ें भी पढ़नी होंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास या डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ना ज़रूरी है, और वो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो नोट्स बन के आते हैं, जो सरस्वती पांडे है, गोविंद पांडे है, वो रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र तिवारी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही इतिहास पर आधारित है। ठीक है, बट वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, यहाँ पे आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये चीज़ें कैसे पढ़ना है, तो आप जो आदिकाल है, आदिकाल मैंने पढ़ाया, 4 प्रकरण हैं, तो वो चारों प्रकरण मैंने पढ़ा दिए हैं। उसके बाद फिर आपका कैसे भक्ति काल आया है, भक्ति काल के 6 प्रकरण हैं, वो हमने स्टार्ट किए हैं। तो इस तरीके से जब आप उसको विभाजित करके पढ़ोगे तो चीज़ें इंटरेस्ट भी आपको आएगा और चीज़ें समझ भी आएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल पढ़ना चाहिए, चाहे आप यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, फिर आपको जो लगता है, अगर वैसे तो पढ़ना ही चाहिए। फिलहाल हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, रामचंद्र तिवारी का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास, ये पढ़ना ही पढ़ना है।
आप चाहें तो PDF से पढ़ सकते हैं, चाहे आप जो है बुक्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है मैं यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, UGC नेट पेपर फर्स्ट की क्लासेस दे रही हूँ। आप लोग ज्वाइन करिए और पढ़िए और सफलता हासिल करिए। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, प्राइवेट क्लासेस हैं, उनको ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि क्यों रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ना जरूरी है और कैसे पढ़ना है। जैसे डिवाइड करके पहले आदिकाल को समझ लो, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए ऐसे आपको दूर से लगता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 4 दिन में 4 प्रकरण आप खत्म कर सकते हैं और आदिकाल को अच्छे से निपटा सकते हैं। मतलब अगर आप 1 महीने, मान लो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आपका इतिहास है उनका, वो उन्होंने कितने भागों में बांटा है? एक तो आदिकाल है, फिर आपका मध्यकाल है, फिर रीतिकाल है, फिर आपका आधुनिक काल है। ये भाग हैं। आदिकाल को पढ़ना है जिसमें आपके नाथ आते हैं, सिद्ध आते हैं, जैन आते हैं, ठीक है। फिर आपका जो मध्यकाल आता है, मध्यकाल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। एक तो पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल आता है जिसमें आपका जो है सगुण और निर्गुण को बांट दिया है। फिर आपका उत्तर मध्यकाल जिसमें रीतिकाल को बांट दिया है। फिर आपका जो है वो आधुनिक काल आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके जब आप पढ़ोगे अलग अलग डिवाइड करके तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपके लिए चीज़ें सरल भी हो जाएंगी और समझ भी आएंगी। और जब मैंने आपको बताया टीचिंग लेवल पढ़ाया ना, टीचिंग लेवल में स्मृति मेमोरी जो पढ़ाया है, ठीक है, स्मृति स्तर पढ़ाया, जो मेमोरी लेवल पढ़ाया है, फिर आपका जो अवबोध पढ़ाया है, जो आपका विमर्श पढ़ाया, तो इन सभी का यूज करना होता है, तभी आप सफलता हासिल कर पाते हैं। स्मृति स्तर जो है उसमें चीज़ें कंठस्थ करना है, कुछ चीज़ें कंठस्थ करनी होगी। कैसे कंठस्थ करनी है? मतलब अब आदिकाल के 4 प्रकरण हैं, जो 4 प्रकरण हैं वो गिनती, उनका जो अंक है वो आपको कंठस्थ करना है। समझना क्या है, अवबोध क्या करना है। अवबोध जो चीज़ें आदिकाल क्या है, आदिकाल कैसे आया, आदिकाल में क्या हुआ, ये चीज़ें समझनी है। फिर आपको विमर्श भी करना है। अगर आप डिस्कशन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि हाँ आदिकाल में 4 प्रकरण हैं, आदिकाल में ये कवि हैं, नाथ और सिद्ध जो हैं आदिकाल में ही आते हैं, सरपा जो हैं या कंडपा हैं या गोरखनाथ हैं, ये आदिकाल में ही आते हैं। तो इस तरीके से जब आप तैयारी करोगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी, ठीक है। बाकी पेपर फर्स्ट की शाम 7 बजे मैं क्लासेस करा रही हूँ। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की 5 क्लासेस हो चुकी हैं विद PYMCQs, और आज शाम 7 बजे हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड की 5 क्लास का ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको सिलेबस पूरा बता दिया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। और वैसे ही हम रिसर्च को आज देखेंगे कि हमें रिसर्च में क्या क्या पढ़ना है, फिर आगे जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं। प्लीज़ क्लास पसंद आ रही है तो फिर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट JRF की कर रहे हैं, TGT PGT की कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपको हेल्प करेगा। क्योंकि मैं 2019 से पढ़ा रही हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे आप लोग सीख सकते हैं यदि आप न्यू हैं इस एरिया में, ठीक है। तो चलिए, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।